nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. In every system, there has to be a congruence between the way people govern themselves and the way they earn wealth. Because the economic and political systems are dissimilar. One will eventually destroy the other. We welcome the esteemed guest in our studios today. We welcome Pradeep Peshkar ji from the BJP. Pradeep Peshkar Sahab, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. We welcome Dhananjay. Hey, namaskar sir. We welcome Dhananjay Junarkar Sahab from the Indian National Congress. Dhananjay Junarkar Sahab, welcome to the show. Namaskar sir. We welcome Mukesh Gandhi Sahab from the NCP National Congress Party. Mukesh Gandhi Sahab, welcome to the show. We welcome Pooja Mishra ji from the Samajwadi Party. Yes, Pooja Mishra ji from the Samajwadi Party. Pooja Mishra ji, welcome to the show. We start with you, Pradeep Peshkar Sahab. Pradeep Peshkar Sahab, the Modi wave has taken over Delhi. Modi wave, Delhi has taken over not only Delhi but Milkipur, जो अयोध्या आपने avenge किया. You have avenged the Ayodhya Faizabad defeat. दिल्ली में मोदी साहब का वेव है और मिल्कीपुर आपने रेस्टोर कर लिया. प्रदीप पेशकर साहब, ये तो पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की लहर है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन ऐसा है कि आज के जो डिबेट है उसमें बेसिक चीज ये हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये विजय क्यों हुई. ये राष्ट्रवाद की विजय है, ये मोदी जी के विकास नीति की विजय है. ये विकसित भारत के लिए दिल्ली वालों ने वोट दिया है. दिल्ली वालों ने G20 का आयोजन देखा था, तब से दिल्ली वालों ने ठान लिया था कि हमें मोदी जी के पीछे रहना है. मोदी किसी का भी सीएम पद का चेहरा न देते हुए सिर्फ संगठन के विचारों की जीत मोदी जी ने आज करके दिखाई है. मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के जितने आभार हमने व्यक्त करना चाहिए उतने कम है. तो दिल्ली वालों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. और अब दिल्ली दिखाएगी रास्ता पूरे भारतवर्ष को. और मिल्कीपुर अयोध्या आपने रेस्टोर कर दिया. पेशकर साहब, यू हैव रेस्टोर्ड अयोध्या. मिल्कीपुर आप जीत लिया वापस, एवेंज्ड. ये तो प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद हम इसे कह सकते हैं. ये तो प्रभु राम का आशीर्वाद है और मोदी जी के पीछे है, पूरे भारतवर्ष के पीछे है. We'll go to Junarkar Sahab before we go to Pooja Mishra ji. Junarkar Sahab, what happened to the Congress? दिल्ली में you have not scored duck. अब कब तक दिल्ली में बैस्टन था, एक वक्त था सब ग्रेट. कांग्रेस का इतना कंटिन्यूस रूल ओवर इंडिया, दिल्ली जो ताज है वहां पर you have not scored even जीरो के आसपास. What is this? धनंजय जुनरकर साहब, not only introspection but you don't have, it seems that आपके पास बेस ही नहीं है वहां पर दिल्ली में. सर, जो जितने भी उम्मीदवार आज जीते हैं उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं. कांग्रेस पार्टी को जो वोट देने वाले लोग हैं उन सब मतदाताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं. सर, इस चुनाव को हम लोग गंभीरता से लेके जैसे हमको करना चाहिए था वैसा हमने किया. लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी 24 आवर्स प्रचार के मोड में रहती है वो कांग्रेस को आज तक जमा नहीं. हम लोग थोड़ा सा लेट इसके अंदर आए, वो थोड़ा फर्क गिर गया. इस चुनाव के नतीजे को हम लोग को 2-3 अलग अलग मुद्दों से देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की हार उसका क्या परिणाम हुआ है, आम आदमी पार्टी की हार उसका क्या परिणाम हुआ है, और इस सब परिणामों का इंडिया अलायंस पर होने वाला क्या परिणाम है. इन तीनों मुद्दों में हमें जाकर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ उसके अंदर कमेंट करना पड़ेगा. I will go quickly to Pooja Mishra ji. Before I go to Gandhi साहब, पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी ने क्लियर कट कहा कि इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस है मिल्कीपुर में, या वो हारने का बहुत मुश्किल चांस था बट यू लॉस्ट इवेंचुअली. अखिलेश यादव जी ने कहा जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है दे विल बी पनिश्ड एट सम लेटर स्टेज, बट नाउ ही सेज दिस इज अ फॉल्स विक्ट्री. ये विक्ट्री नहीं है, ये फॉल्स विक्ट्री है. पूजा मिश्रा जी, देखिए, जो मिल्कीपुर वोटिंग के समय में जिस तरीके के दृश्य देखने के लिए मिल रहे थे,
आप देखेंगे तो लगभग 20 दिन पहले जिस दिन वोटिंग होनी थी, हमारे जो बूथ अध्यक्ष थे और जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर फेक एफआईआर दर्ज किए गए, जिनके ऊपर कभी कोई एफआईआर नहीं थे, कभी कोई आपराधिक मुकदमा नहीं रहा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए और उनको जेल भेजा गया। ऑन द डे ऑफ वोटिंग समाजवादी पार्टी ने कंटिन्यूअसली विथ प्रूफ इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट्स किए लगातार, और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने उनको एक्नोलॉज नहीं किया। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि अगर कोई पार्टी कंप्लेन कर रही है विथ प्रूफ, उस पे तो एक्नोलॉजमेंट लेनी ही चाहिए। इधर आप हमें कंडेम करते हैं कि नहीं हम गलत आपके पास में लेके के जा रहे हैं कंप्लेंट, या फिर जो है जो कंप्लेंट है आप उसमें देखते हैं कि गलत कौन है, पर यहाँ पे तो एक्नोलॉज ही नहीं किया गया। तो जिस तरीके से वोटिंग चल रही थी, जिस तरीके से जो है मिल्कीपुर में कार्य किया गया, वो तो बिल्कुल दिख रहा था। तो ये बिल्कुल फोर्स विक्ट्री है और भाजपा की। हालांकि समाजवादी पार्टी फिर भी अपने कार्य करेगी और कार्य पे रहेगी। और जो भी जो है, देखिए जितना इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी भी चुनाव का आउटकम क्या आ रहा है, उतना उससे कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस कितना है उसमें। और मिल्कीपुर में देखा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है कहीं दिख ही नहीं रहा था। इवन द इलेक्शन कमीशन didn't pay heed to any of our complaints. But Akhilesh Yadav ji ne not only यहाँ पर, but he also blamed Congress for आम आदमी पार्टी's defeat in Delhi. बोले जिस प्रकार से कांग्रेस का जो रवैया है वो ठीक नहीं था, that has ultimately culminated in the defeat of आम आदमी पार्टी in Delhi. और तरह तरह के पूरे इंडिया अलायंस एक प्रकार के वार्तालाप वर्बल असॉल्ट में है एक दूसरे। वहां उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कुछ रामायण के क्लिप करके देखो देखो अपने आप। तो हाउ डू यू सी दिस? अखिलेश यादव लैशिंग आउट एट द कांग्रेस ओवर दिल्ली। जब हरियाणा का परिणाम आया था, एट दैट टाइम ओनली हमने क्लियर कर दिया हुआ था कि इंडिया ब्लॉक में कुछ चेंजेस लाने की बहुत जरूरत है, खासकर जो है लीडरशिप को लेकर के। और उसके बाद भी जो है लगातार हमने देखा भी दिल्ली का भी जो परिणाम आया, हम तो चाह रहे थे कि जो है इंडिया ब्लॉक के जो कंस्टिट्यूएंट है वो साथ में लेकर के चुनाव लड़े। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि कांग्रेस ने अलग कंटेस्ट किया और आम आदमी पार्टी ने अलग कंटेस्ट किया, जो कि हम नहीं चाह रहे थे। हमारी इच्छा थी कि अगर इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ना चाह रहे तो अच्छे तरीके से बढ़े, कोई नेतृत्व का बदलाव होने की जरूरत हो तो नेतृत्व का भी बदलाव होना चाहिए। और हम अभी भी उस बात पे स्टैंड करते हैं कि अगर हमें हार का सामना देखना पड़ रहा है, हरियाणा में कांग्रेस अगर मजबूत होने के बावजूद भी अगर हार जाती है और जहां पे कोई भी पार्टी हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उसके बावजूद भी हरियाणा का परिणाम जो है अगेंस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप में कमी है और ये लुकआउट करने की जरूरत है। और देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक में जितने भी संगठक दल है वो सारे के सारे वोकल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप अभी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की, चाहे वो ममता बनर्जी हो, हम सभी मुखर होकर के जो इंडिया ब्लॉक में कमियां हैं उस पर डिस्कस करना चाहते हैं और उसी को लेकर के जो है, ताकि जो कमियां हैं उसको शॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़े। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि लीडरशिप में कुछ चेंजेस की जरूरत है जिससे कि इंडिया ब्लॉक और मजबूत हो सके। वी कम टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, यू हैव बीन अ वेटरन, आपने बहुत पॉलिटिक्स देखे हैं, आपने बहुत पार्टी फंक्शनरीज राइट फ्रॉम इंदिरा जी। नाउ हाउ डू यू सी बोथ दिल्ली एंड एज हाउ यू सी मिल्कापुर? अजित पवार जी ने बहुत तारीफ किया मोदी जी और अमित शाह जी के, बोले कि दिल्ली विक्ट्री द एंटायर, बोले कांग्रेचुलेशंस टू मोदी एंड अमित शाह। हाउ डू यू सी मुकेश गांधी साहब द एंटायर दोनों दिल्ली और मिल्कीपुर? प्रदीप जी, ये बीजेपी की जीत है ना दिल्ली में, वो मुझे तो लगता है कि सर्वप्रथम एक विकास और विश्वास का एक नए युग का आरंभ अब दिल्ली में हो गया है। और दूसरी बात, अहंकार और अराजकता की अभी बुरी हालत हो जाएगी और वो सब हमारे दिल्ली से चला जाएगा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के, अमित शाह जी के, इन सभी के नेतृत्व में जिस तरह से इलेक्शन का आयोजन हुआ, प्रचार हुआ, इसके कारण क्या हो गया कि आप पार्टी के बारे में तो हम तो इतना ही कहेंगे कि एक जमाने में ये अभी कई वक्त पहले ही वहां अपनी असेंबली में और उनके कार्यकर्ता के सम्मेलन में यही केजरीवाल बोल रहे थे कि पूरे इस जन्म में तो मोदी जी कभी भी दिल्ली में जीत नहीं पाएंगे, दिल्ली को जीत नहीं पाएंगे।
और 25 का इलेक्शन क्या कहते हैं, 50 तक हमारी आप पार्टी यहां रहेगी। ये जो गर्व और अहंकार जो केजरीवाल के पास था और जिसने हमारे अन्ना हजारे जी को चीट किया, उनके साथ इमोरल व्यवहार किया और जिस तरह से पूरे असूलों को इसने एक आम आदमी के लिए, जो लोगों के अंदर एक भावना खड़ी हुई थी कि हमारे देश के लिए ये केजरीवाल अन्ना हजारे जी के, गांधी जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और कुछ काम करेंगे, पर उसने कुछ नहीं किया। अपनी उनकी पूरी कैरियर का ग्राफ आप देखो केजरीवाल के, तो उन्होंने सिर्फ जीवन के अंदर अपनी आत्मक श्लाघा, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन और सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन थ्रू द सोसाइटी विद द शोइंग द कॉमन मैन फेस इन द सोसाइटी, ही हैज ब्लैकमेल्ड द पीपल ऑफ दिल्ली एंड इंडिया। आज उसका अंजाम नजदीक था। कर्म का फल हमेशा भुगतना पड़ता है, ये यहां देखते हैं। और जो हमारे शायर ने कहा है ना कि केजरीवाल को देख करके आज केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, बड़े बड़े नेता हार गए, तो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, इतने बड़े हो गए। आज ये मोदी जी का करिश्मा इतना नहीं है। तो प्रदीप जी, आप एक बात का एनालिसिस कीजिए कि आज दिल्ली में इतना अच्छा वोटिंग, कम वोटिंग होने के बावजूद भी बीजेपी को इतनी अच्छी सीट मिली, उसका कारण क्या है? इसके रूट कॉज में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि योगी जी का पहला दिया हुआ सत्र जो था, बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी ने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो दो नारा है, उसके कारण जो वहां मुसलमानों ने सहकार नहीं दिया, आप पार्टी को उन्होंने अपना भरपूर वोट दिया, मुस्लिमों ने, थोड़े कुछ मुस्लिमों का वोट डाइवर्ट हुआ बीजेपी में, पर इतने परसेंटेज नहीं हुए। 30% से ज्यादा जहां मुस्लिम बस्ती है, उन्होंने सभी ने आप पार्टी को और कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को कंपेरेटिवली कम वोट दिया। पर ये जो दो नारे जो मिले थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इनके कारण हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ है। ये स्पष्ट दिखाई देता है, पॉलिटिकल एनालिसिस हम करेंगे तो इसके कारण आज दिल्ली के अंदर ये जो बात हुई है और बीजेपी की जो जीत हुई है, वो जीत उनकी नहीं है, पर सनातन धर्म और हिंदू धर्म की भी जीत है, ऐसा मैं मानता हूं। और दिल्ली में अभी एक नए युग का प्रारंभ होगा। और लोग क्या कहते हैं, आप पार्टी, अभी हमारे कांग्रेस वाले, सब समाजवादी वाली पार्टी कहते हैं कि बीजेपी लगे हुए थे, ये करते थे। बीजेपी सिर्फ हिंदूवाद को पकड़ के, सनातनवाद को पकड़ के काम नहीं करता है, पर उनके कार्यकर्ता, उनकी हर फ्रंट दिन रात उसके पीछे लग जाती है। और मोदी जी का जो कैरेक्टर है ना, वो ट्रांसपेरेंट है, जो बोलते हैं वो करते हैं और जो कहते हैं वो लोगों को देते हैं। ऐसा एक भी नेता आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। इसके कारण आज आप पार्टी के सामने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यहां विजय प्राप्त किया है। और दूसरी बात, जो यूपी में समाजवादी पार्टी हारी, तो वो हारने ही वाली थी। वो एक बार एक नरेशन चलाने के कारण उन्होंने किया था, पर आज इतना महाकुंभ होने के बाद में, इतना जबरदस्त कार्य होने के बाद में भी अखिलेश यादव हमारे सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करते हैं, कांग्रेस के लोग प्रहार करते हैं, तो क्या लोग बेवकूफ है कि उनको वोट देंगे? आज उन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है। इंडी का तो गठबंधन अभी पूर्ण तरह से डैमेज हो गया है, टूट गया है। पर आज जो भी हुआ है, वो हमारे देश के अंदर जो योगी जी ने आह्वान दिया था, तस्मात् युद्धाय कृत निश्चया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठ खड़ा हो जाओ और अपने ध्येय को हासिल कर, ये विवेकानंद की गर्जना को लोगों ने अपनाया है। और इसके कारण आज बीजेपी की जीत यत्र तत्र सर्वत्र हिंदुस्तान में हुई है। और आगे जाकर के बिहार भी हम जीतेंगे बीजेपी वाले, हम तमिलनाडु भी जीतेंगे, और पूरे जहां भी हिंदुस्तान में स्टेट में होंगे वहां बीजेपी की जीत होगी। उसके सामने
कई पार्टियां काम कर रही है, पर इनका प्रयोजन, इनका इंटेंशन अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। और दूसरी बात कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी अभी अहंकार करना नहीं है, मोदी जी की भावना से समर्पित होके इस देश में हमें काम करना है। काम का प्रदीप पेशकर साहब, इट वॉज अ मोदी वेव, देयर इज नो डाउट। मोदी अमित शाह जी ने दे स्ट्रीम्ड ओवर, आपने बहुत जबर माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से हर कैंडिडेट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने किया। बट प्रदीप पेशकर साहब, क्या आपने जिसको पहले रेवड़िया बोला था, मोदी साहब ने जिसको रेवड़िया बोला था, आपने आम आदमी पार्टी के हर रेवड़िया को मैच किया। आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बात किए, आपने फ्री वाटर के बात किए, आपने 2500 वुमेन्स को देंगे उसके बाद किया न रेवड़िया आप। तो क्या अल्टीमेटली मोदी जी बिलीव दैट रेवड़िया इज द ओनली वे इन दिल्ली? पेशकर साहब, मैं ये पहले कहना चाहूंगा, जो अभी गांधी साहब ने कहा है, हाँ। उसी का एक चीज है कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, बिल्कुल, और जीता हुआ सब कुछ हार सकते अहंकार से। Yes. ये आज केजरीवाल ने दिखा दिया। ये अहंकार की वजह से ये अभी डूब गए हैं। तो दूसरी बात आपने कही है और रेवड़िया की बात ऐसी है, आखिर भारतीय जनता पार्टी एक युद्ध लड़ने जा रही थी। वो युद्ध किसके साथ था? एक अहंकारी, झूठे, मक्कार इंसान के साथ था। इस पार्टी के झूठे वादों को उन्होंने रेवड़िया कहां दी? 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात की, लेकिन 201, 2, 4, 5 अगर बढ़ते हैं तो पूरे फिर 203 यूनिट की पेमेंट करना पड़ता था। तो ये झूठे वादे उन्होंने सब कुछ दिए, लेकिन सच जो है, जो बोलता है वो करता है, ऐसा बीजेपी का कार्यकर्ता है। और मोदी जी ने वही दिखा दिया कि जो हम बोलेंगे वो करेंगे। तो मुझे ये ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी ने कुछ गलत किया है, भाजपा ने कुछ गलत किया है। इसका कारण यह है कि राजनीति में जब आपको किसी चीज का जवाब देना होता है तो उसी भाषा में देने की जरूरत है, उसी भाषा में। रेवड़िया नहीं है। लोगों को मदद के लिए आना चाहिए सरकार ने, लेकिन उसके साथ साथ विकास की राजनीति भी करनी चाहिए। विकास की राजनीति के जो उनका चेहरा यहाँ पर दिखाई दिया, एजुकेशन का मॉडल फेल, वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल फेल, स्वच्छता का मॉडल फेल, साफ सुथरे पानी का मॉडल फेल। तो ये केजरीवाल जी के पूरे कामकाज का जो जवाब देने की जरूरत थी, उसके लिए जो सही लगता है वो मोदी जी ने किया है। Socialist state, I'll just Dhananjay Junarkar साहब, actually Delhi has become a socialist state. एवरीबडी, हर पार्टी एक दूसरे को ओवरकम कर रहा था कि ये अगर 100 यूनिट दे रहा है मैं 200 यूनिट दे रहा हूं, ये अगर 1,000-1,500 रुपया दे रहे हैं मैं 2,500 रुपया दे रहा हूं। इवन यू प्रॉमिस्ड, आप कांग्रेस ऑल्सो प्रॉमिस्ड 2,000 रुपीज फॉर वुमेन, विच वॉज स्लाइटली लेस बिकॉज मोदी जी प्रॉमिस्ड 2,500 रुपीज। मोदी जी प्रॉमिस्ड 10 लाख, जो आयुष्मान को 10 लाख तक कर दिया, 200 यूनिट फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री। तो अल्टीमेटली अभी मूविंग, क्या दिल्ली मॉडल अगर पूरे देश में इंप्लीमेंट करेगा इलेक्शन, या सिर्फ इलेक्शन ये जो जुमला है आगे? डू यू थिंक दैट बीजेपी विल, जो मोदी जी रेवड़िया बोल रहे थे, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे असलियत में? जुनरकर साहब, हाँ देखिए, वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना है उसके अंदर हमको जो सबसे आखिरी आदमी है उसकी झोली में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, उसको उसकी थाली में कुछ ना कुछ आना चाहिए। वो हिसाब से हमको काम करना है, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर हर चीज हम लोग वहां उसको फ्री में करेंगे तो उसका एंड में एक काम करने की जो भावना रहती है, काम करके परिश्रम करके पैसा कमाने का जो एक भावना रहती है वो खत्म हो जाएगी। वो चीज और ये हम लोग जो उनको मुफ्त में दे रहे, उसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर करने की जरूरत अपने को पड़ने वाली है। और ये अगर ये तो एक प्रकार से मॉडल होते जा रहा है कि इन्होंने महाराष्ट्र में भी दिया, महाराष्ट्र में देने के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र का दोनों साथ में इलेक्शन होता है, उन्होंने ये स्कीम लागू करने के लिए 2 महीना 2.5 महीना महाराष्ट्र को टाइम दिया, महाराष्ट्र का इलेक्शन बाद में रखा, और जो पेमेंट उन्होंने महिलाओं को किया उसमें आगे के महीनों का भी पेमेंट कर दिया। तो इस प्रकार से, और अभी इन लोगों ने वहां से सब निकाला कि 5 से 6 लाख महिला, उनको उनका पैसा जो गया है वो गलत गया है करके उनको पीछे ये कर दिया। तो अभी अगर हम लोग ये सोचेंगे कि इलेक्शन के बाद
अगर आप एक जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते हो, जैसे आप पार्टी ने 1,000 रुपए हर महिलाओं को देने की पंजाब में कमिटमेंट की थी, लेकिन 3 साल उन्होंने कहा वहां उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो जिस प्रकार से आपका बजट है, जो आपकी इनकम है, जिस प्रकार से आपको काम करना है, वो छोड़ के आप खाली कंपटीशन करेंगे कि वो पार्टी लेकिन इतना दे रही जुनारकर है, साहब, तो मैं जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा वो ये है कि क्या अब देश, ये एक्चुअली सभी के इसके लिए है, कि क्या अब हमारा देश ऐसा बन गया है कि चुनाव जीतने का जो रास्ता है वो आम आदमी पार्टी ने बना दिया कि आपके जेब में इतना पैसा जाएगा, ये मुफ्त में, वो मुफ्त में, सब कुछ मुफ्त में, एक एक चीज मुफ्त में। कहने का मतलब ये हुआ। आप मुझसे ये बताएं धनंजय जुनारकर साहब, ये जो थ्योरी थी बहुत पहले थी, 60 के दशक में और 70 के दशक में, जब कांग्रेस की एक शाख हुआ करती थी, कांग्रेस एक बहुत वर्चस्व वाली पार्टी थी। आज की तारीख में तीसरी मर्तबा सर, इन द थर्ड इलेक्शन इन दिल्ली, कांग्रेस को 0 मिला है, 0 दिल्ली में। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा सर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब जीत रही है बीजेपी और पटाखे चला रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, ये क्या है? ये जरा बताएं जुनारकर साहब। नहीं सर, ये 2-3 चीजें हैं। पहला आपने जो फ्री वाला बात किया, उसको मैंने वही बताने की आपको कोशिश की कि आपको फ्री बीज देना है और अंत्योदय वेलफेयर भी करना है। ये दोनों के बीच में एक छोटी सी रेशा आपको करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा, वरना कोई भी स्टेट का बजट बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि आप हर आदमी को पैसा देके चुनाव लड़ना बिल्कुल कठिन हो जाएगा। कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे सर? सॉरी, आवाज नहीं है आपका। और कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे सर? कांग्रेस के बारे में सर, हमको आत्म परीक्षण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमको जिस प्रकार से इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहिए था, शुरुआत से मेहनत करनी थी, हम लोग ने वो कर नहीं पाए। एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो डिवाइड होना चाहिए था बीजेपी में और हम लोग की कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए था, वो एक साइड में वो बिल्कुल बीजेपी के झोली में वो पूरा वोट गिर गया। लेकिन आपने बताया कि खुशी की बात, तो खुशी की बात नहीं है, लेकिन आप ये देखिए 2013 से बीजेपी के और आरएसएस के सपोर्ट से चलने वाली ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की झूठी लड़ाई, मीडिया के माध्यम से मीडिया ने जो जिस प्रकार से इनको हीरो बनाया था, आज इनको जीरो बनाने के लिए भी मीडिया का ही कारण हुआ है। आप शीला दीक्षित, मनमोहन सिंह के लिए इन्होंने जिस प्रकार के शब्द वापरे थे, जिस प्रकार से गालियां दी थी, जिस प्रकार से झूठे आरोप किए थे, ये पूरा एक सर्कल आज पूरा हो गया। और जहां जो सीट पे शीला दीक्षित जी को इन्होंने हराया था, उसी सीट पे आज उनका हार हुई है। और ये हार बिल्कुल एक एनजीओ जैसा कांग्रेस काम नहीं कर रही, कांग्रेस एज अ पार्टी काम कर रही। तो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ठीक हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए इंडिया अलायंस में भी इन्होंने कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति कुछ ऐसे शब्द लिए थे और नजरअंदाज किया था। उन्होंने तो कहा है कि राहुल गांधी ने बोला उनको, यहां तक के अखिलेश यादव जी और उद्धव ठाकरे जी और ममता बनर्जी सब लोग अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आए। बट Pradeep, that's a different issue. No, I want to ask Pooja Mishra जी। पूजा मिश्रा जी, मिल्कीपुर अयोध्या में, फैजाबाद में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको अवधेश प्रसाद जी ने एट द हाइट ऑफ राम मंदिर के पुनर्निर्माण उद्घाटन के बाद ये कोई ने सोचा था कि अयोध्या फैजाबाद हारेगा। बट अवधेश प्रसाद जी, अखिलेश यादव जी ने जीत कर दिखा दिया एंड बीजेपी को टोटली बैकफुट पर डाल दिया था आफ्टर विनिंग फैजाबाद। And this Milkipur has been vacated by Avdesh Prasad ji only. No, इतने जबरदस्त जीत के बाद, how has this, या PDA fail हो चुका। People have lost faith in PDA people believe it's just a slogan. How do you see that? पूजा मिश्रा। बिल्कुल नहीं। अगर पीडीए 10 स्लोगन होता तो 43 सीट जो है लोकसभा में निकल करके नहीं आती हमारे पास में। जब बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो बाई इलेक्शन हमेशा कहा जाता है कि शासन सत्ता का चुनाव होता है और यहाँ पे तो प्रशासन वर्सेस जो है आम जनता का चुनाव रहा मिल्कीपुर में। तो इसमें ये कहना कि पीडीए फेल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मैं एक बात जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब ये जो है जीत भाजपा की नहीं है, ये जीत सनातन की है, तो भाई साहब मैं आपको क्लियर कर दूं, सनातन किसी पार्टी तक सीमित नहीं है।
सनातन की ना तो कभी हार हुई थी, ना कभी हार होगी, और ना ही कभी हार हो सकती है। वो अनंत है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो है फिर तो जब आप जो है अयोध्या हार गए तो क्या सनातन की हार हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सनातन पर ही पड़ी है, किसी पार्टी से सीमित नहीं है। सनातन को तो मानने लगे अभी समाजवादी वाले। अभी मानने लगे। सर, शुरू अभी से मान- मैंने किसी के मैंने किसी के आ बीच गया में था। इंटरफेयर नहीं किया था। मुकेश वो गांधी साहब, इंटरफेयर that's नहीं being करे तो unfair। ज्यादा बेहतर होगा, वरना मैं इंटरफेयर करूंगी फिर परेशानी हो जाएगी। नहीं, मुझे पूजा बहुत जी अच्छे बोलिए, तरीके से बोलिए, आप इंटरफेयर पूजा करना जी, आप आता है। बोलिए। अभी आप आप बोलिए। कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं अभी आप आपको ये पार्ट देख रहे हो जब मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। जी बोलिए मैम। तो ये फैक्चुअल बात है कि सनातन जो है सर्वोपरि था, अनंत है। आपकी पार्टी से वो निहित नहीं है। कम से कम सनातन की बात करते तो इतना तो सम्मान रखिए सनातन धर्म का कि उसको पार्टी तक निहित मत करिए, पार्टी तक सीमित ना करिए, वो असीमित है। उसके बाद में आ जाते हैं कि कह रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नमामि गंगे के तहत 20,000 करोड़ गंगा जी की सफाई के लिए आया था, मैं बता दूं उसका आपने किया क्या था। उसका आपने दीवार पेंट किया था नमामि गंगे का फंड इस्तेमाल करके। और 2024 में एनजीटी ने वाराणसी में, जो कि संसदीय क्षेत्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और वाराणसी में एनजीटी ने वाराणसी के डीएम को तलब किया था और उसके ऊपर फाइन चार्ज किया था क्योंकि मां गंगा का जल आचपनी करने योग्य नहीं था नवंबर 2024 तक। और आप जो है सफाई की बात करें, अभी बिल्कुल बहुत बधाई हो आपको कि आप दिल्ली में भी सरकार बना रहे, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, और यमुना जी जो है हरियाणा से होकर के, दिल्ली से होकर के उत्तर प्रदेश आती है। मुझे लगता है कि अब आपको सफाई करने में जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, और कम से कम यमुना जी की सफाई तो आपको कर ही देना चाहिए। गंगा जी ऐसे हाल मत करिएगा कि 20,000 करोड़ जो है एलोकेट कर लिया और दीवारें जो है पेंट कर डाली और उसके बाद में माँ गंगा की सफाई नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री आकर के जो है रोए भी थे, कह रहे थे माँ गंगा ने बुलाया हुआ है, उसके बाद माँ गंगा के साथ में ऐसा बर्ताव कर ले जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं कि जो कहते हैं, हाँ उन्होंने कहा था महंगाई कम हो जाएगी। अब ईश्वरी जाने कहा महंगाई कम हुई, हो सकता है कि भाजपा के लोगों के लिए कम हो गई होगी। गैस सिलेंडर का दाम भी शायद कम करने की बात कही थी, और राजस्थान में तो शायद 400 के दावा कर रहे थे। वो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप जैसे प्रवक्ता होंगे भाजपा के जिनके यहाँ पे, या फिर जो है एनसीपी के प्रवक्ता होंगे जिनके यहाँ पे जाता होगा 400 में सिलेंडर, बाकी जनता को तो नहीं मिल रही है। उसके बाद में जो है आप नौकरियों की बात की हुई थी आपने जो है 15 लाख रुपए की बात की हुई थी। ये सारी चीजें हो सकता है कि पता नहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिली है कि नहीं मिली है, पर आम जनता को नहीं मिली हुई पूजा है। मिश्रा जी, हाँ, आप दिल्ली एक जीते सवाल हुए हैं। पूछ लूं मैम, एक छोटा सा सवाल मैम। वो सर, 2013 के, जी का पानी, अरे मुकेश गांधी साहब एक मिनट सर, आई एम आस्किंग पूजा मिश्रा जी, आई होप यू डोंट माइंड, आई एम आस्किंग पूजा मिश्रा जी। और वो जो गंगा के पानी की आप बात कर रहे हैं ना, उसके पीछे मिस्ट्री क्या है वो भी बता दूंगा आपको, 2 सेकंड की बात है, 2 मिनट रुकिए सर। वो गंगा का पानी जो है अभी साफ कैसे दिख रहा है वो बता देता हूं आपको, बिकॉज दे हैव रिलीज्ड वाटर्स फ्रॉम द गंगा सागर डैम एंड द नरोरा डैम। आज वो वाटर रिलीज किया है इसलिए पानी साफ दिख रहा है सर, देयर इज नो मिस्ट्री टू इट। नाउ पूजा मिश्रा जी, 2013 की कैंपेन में आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, by the way, I was the first person to predict that Mr. Modi is going to be the Prime Minister of India. That was in 2003 when I was the head of Sahara News. At that time I had predicted that, and at that time I got a मतलब इतनी मेरे सारे पाप धुल गए जी, मतलब जब मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन मैं उस वक्त मोदी जी ने एक बड़ी अहम बात करी थी, जबरदस्त। उन्होंने कहा था जब रुपए की कीमत गिरती है, डॉलर जब बढ़ता है तो प्रधानमंत्री और देश की साख गिरती है। और डॉलर जो था उस वक्त 65 रुपए का था। आज डॉलर की कीमत क्या है साहब देख लेते हैं। आई थिंक इट इज 87 रुपीज 79 पैसे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैम। Around 80. Yes, no sir, it is 87.79, almost 90 rupees, 87.79 rupees। मैम तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और हमारे रुपए की साख जो है गिरती जा रही है, इट इज गुड फॉर एक्सपोर्टर्स। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अभी तो लॉटरी लग गई है, वेरी फ्रैंकली। बाकी सबके लिए क्या हुआ है मालूम नहीं मुझे, आप बताएं इसके बारे में मैम। देखिए जो है, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री जी के ही बयान रहे हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अभी जो है एक और नजारा देखने को मिला हुआ था जब जो है डिपोर्ट किया गया इंडियंस को, और जिस तरीके से जो है वो निकल करके आया कि उनको कैदियों की तरीके से, हम कहते हैं वो इमिग्रेंट थे, पर अगर आप कहते हो कि हमारा डंका बज रहा है, अगर जयशंकर जी जाकर के बात करते हैं कि हाँ इस चीज पे हम तय कर रहे हैं कि इंडियंस को डिपोर्ट किया जाएगा, तो फिर उनको जो है कैदियों जैसा, क्रिमिनल जैसा जो ऐसे बर्ताव करके, वो मुझे लगता है वो इसीलिए था कि आप देखो कि हम जो है इंडियन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद भी
जो है देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं जाती है, पैसा गिरता है, रुपया गिरता है, तब भी प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं जाती है। हालांकि वही प्रधानमंत्री जी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहा करते थे कि बाथरूम में रेनकोट जो है पहन करके स्नान करते हैं। हालांकि मैं जब से जो है वोट करने लगी हूँ तब से जो है देश के प्रधानमंत्री इत्तेफाकन जो है नरेंद्र मोदी जी ही है। पूजा मिश्रा जी, आई वांटेड टू आस्क यू, हैज द बीजेपी प्रोपेगेंडा जो था कि अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ को क्रिटिसाइज किया, सनातन धर्म को क्रिटिसाइज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को क्रिटिसाइज किया, has this gone into the minds of the people where Milkipur is concerned? ये क्या डोमिनेट किया बीजेपी प्रोपेगेंडा कि समाजवादी अखिलेश यादव जी महाकुंभ के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है? डू यू थिंक कुछ इफेक्ट हुआ आपके पीडीए को न्यूट्रलाइज करने में? पीडीए वाज अ वेरी वेरी पावरफुल स्लोगन। नो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर ये कोई तर्क निकालता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को एज अ सनातनी विरोधी दिखाया गया महाकुंभ के लिए, तो नहीं, क्योंकि जो लोग हैं ना वो फैक्ट भी चेक करते हैं। जो मिल्कीपुर की हार हुई है वो इस फैक्ट्स के साथ में नहीं हुई, क्योंकि जो यहाँ पे वर्तमान में जो सिचुएशन है महाकुंभ में, जो सरकार लगी हुई, मैं आपको सच्चाई बता दूं, सरकार लगी हुई है कि पीपा पुल किसी तरीके से बना रहे, पूरे महाकुंभ तक चल जाए। पीपा पुल इनके इतने कमजोर है कि जैसे भीड़ बढ़ती है ये पीपा पुल को बंद कर देते हैं। एक बार तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये पीपा पुल बंद क्यों किए गए थे मौनी अमावस्या के दिन में, पर क्योंकि अभी मेरे घर के सामने तक गाड़ियां पार्क हो रखी हुई हैं, लोग आए हुए हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, और तब हमने देखा कि जैसे ही भीड़ बढ़ती है वैसे ही लगभग 20 से 25 पीपा पुल बंद कर दिए जाते हैं, पीपा पुल 13, पीपा पुल 19 को छोड़ करके। तो ये तो फैक्ट है, सच्चाई है। जो यहाँ पे स्नानार्थी भी आते हैं ना वो भी देख करके जाते हैं कि व्यवस्थाएं जो ऐसी होनी चाहिए जितनी मजबूत, उतनी मजबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि पीडीए का जो आप कह रहे हैं कि इसको न्यूट्रलाइज किया होगा, नहीं, वहां पे जो हुआ है मिल्कीपुर में जो है वोटर्स को गलत तरीके से बढ़ाए गए हुए हैं, प्रशासन का पूरा मल प्रैक्टिस किया गया हुआ है। जितना मल प्रैक्टिस सरकार कर सकती है उतना मल प्रैक्टिस करके वोट परसेंटेज को बढ़ाया गया हुआ है, और तब जाकर के ये परिणाम निकल करके आए हुए हैं। क्योंकि जो महाकुंभ, अगर आप भी आकर के महाकुंभ कवरेज करेंगे, आप दिखाना चाहे या ना दिखाना चाहे, आपको पता होगा कि बहुत सारे चैनल जब तक दुर्घटना नहीं घटी हुई थी तब तक जो है सिर्फ यही दिखा रहे थे कि भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, और सिर्फ वो सेक्शन दिखा रहे थे जो वीआईपीज के लिए बने हुए थे। जब दुर्घटना घटित हुई और सबको पता चला कि ये फैक्चुअल चीज है, अगर हम आज इस पे नजर बंद कर लेंगे तो हम अपने आप से नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगे। और इसके चलते बहुत सारे मीडिया चैनलों ने, बहुत सारे जो है रिपोर्टर्स ने जो कमियां थी उसको उजागर करने का जो है बीड़ा उठाया, उजागर किया भी। ये सच्चाई है, जो भी स्नान करने आ रहा है वो देख रहे, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, और इसका परिणाम अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मिल्कीपुर में इम्पैक्ट पड़ा होगा कि एंटी जो है दिखाया जा रहा है सनातनी, पर ये जनता देख रही है, जिन लोगों ने जो परेशान हो रहे हैं वो देख रहे हैं, तो इसका परिणाम लॉन्ग टर्म में दिखेगा। पूजा मिश्रा जी, पता नहीं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं कि समाजवादी पार्टी ने रिपोर्ट दी थी इलेक्शन कमीशन को, जो कंप्लेंट दी है उसमें से ये भी है कि आपके ढेर सारे समाजवादी पार्टी के वर्कर्स जो हैं वहां के जो 3 पुलिस स्टेशन हैं उनके अंदर उनको गिरफ्तार करके रख दिया गया, डिटेन करके रख दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, राजकारण नैयर जी जो एसएसपी हैं मिल्कीपुर के, वो ही वाज सीन चेकिंग द आईडीज एट पोलिंग बूथ्स, ही इज नॉट सपोज्ड टू डू दैट। बिल्कुल, एसएसपी जी। एसडीएम राजीव रत्न सिंह जो हैं उनकी फुटेज आई है वोट कास्ट करते हुए, वोटिंग करवाते हुए पोलिंग बूथ के ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि आई होप यू विल परस्यू दिस, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इवन इन महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल। हम लोग महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से। यहां पर भी कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया, शिवसेना ने बहुत शोर मचाया, उद्धव ठाकरे सेना ने, कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसका नतीजा निकला कुछ नहीं। इसलिए नहीं निकला कि they were not able to present documented facts, they were not able to authenticate whatever they were saying कि भाई ये पूरा गांव जो है वो पाटिल का गांव है, इस गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा, ये हुआ वो, but where you have to document it and authenticate it. I hope the Samajwadi Party will do that and not just speak in the air. Ma'am. समाजवादी पार्टी जो है ये कार्य कर रही है, और हमने जितने भी किए अभी, हमने जो है एक दीपक सिपाही करके व्यक्ति है, हमने उसके खिलाफ भी जो है नामजद कंप्लेंट किया हुआ था इलेक्शन कमीशन को। हमने जितने भी कंप्लेंट किए हैं इलेक्शन कमीशन के पास में
हमने सब साक्ष्य के साथ में कंप्लेंट किया हुआ है और हम आगे भी जो है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उसको एक्नोलॉज नहीं किया, पर हम जो है, जो हमारा कार्यभार है उसको करते रहे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। हमारे जो बूथ एजेंट थे उनको वोटिंग वाले दिन उठा करके जो है जेल में या पुलिस स्टेशन में लेकर के चले गए। उससे पहले भी जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में फेक एफआईआर दर्ज किए गए, जो जिनके ऊपर कभी कोई क्रिमिनल जो है एफआईआर नहीं रहे, उनका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं रहा, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और हम ये सब डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही जो है कर रहे हैं। और इसके पहले भी जो है हमने डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही किया था, तभी जब बाई इलेक्शन में जो है 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित करना पड़ा था इलेक्शन कमीशन को। और इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुर्दा हो गया हुआ है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं, हम उस कंप्लेंट को बैक कर रहे हैं प्रूफ के साथ में। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट इलेक्शन कमीशन इज इवन नॉट बॉदर टू एक्नोलॉज आवर कंप्लेंट्स। तो समाजवादी पार्टी को जो जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ेंगे और ये जो प्रश्न है, ये जो कंप्लेंट्स, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, सच के तथ्य के साथ में ही बढ़ेंगे। मुकेश गांधी साहब, आपने बहुत चुनाव देखे। अयोध्या एट द पीक, मोदी साहब पुनर्निर्माण, इनॉग्रेशन, उसके बाद अयोध्या दे लॉस्ट, फैजाबाद जीत गए, और अभी मिल्कीपुर दे वन इट। डू यू थिंक दैट इज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑन महाकुंभ? बिकॉज बीजेपी अलायंस ने बार बार इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि अखिलेश यादव जी एंटी सनातनी है, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट कांग्रेगेशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, उसमें क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो हाउ डू, जैसे समाजवादी पार्टी सेज क्रिटिसिज्म इज जस्टिफाइड, बट डू यू थिंक द पीपल वोटेड व्हाट द बीजेपी प्रोपेगेंडा सेड, एंटी सनातनी? मुकेश गांधी साहब, देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव के जो भी कुकर्म हुए थे राम आंदोलन के समय में, उसका शैडो पूरा अखिलेश यादव के ऊपर पड़ा है। अखिलेश यादव ने चाहकर के भी सनातन धर्म का स्वीकार करके हुए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, एक अच्छा कार्य किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। पर उसके साथ में अभी ध्रुवीकरण करने के माध्यम से जो कार्य समाजवादी पार्टी कर रही है, तब मोदी जी का जो संतुष्टिकरण का जो अप्रोच है और अभी लोगों के अंदर एक संभाव खड़ा करने की जो उनकी ताकत है, उनकी जो नेक है, और जिस तरह से अपने विचारों को वो फील्ड पे कार्यान्वित करते हैं, ऐसा कार्य ये अखिलेश यादव को नहीं आता है। अखिलेश यादव ने एक बार एक नरेशन फिट किया था, कांग्रेस ने सबने मिलके, उसमें उनकी सीट आ गई। और अयोध्या के अंदर एक बार उन्होंने राम मंदिर की प्रतिष्ठा को, प्राण प्रतिष्ठा को, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दों को अलग तरह से ट्विस्ट किया, लोकल लोगों को भड़काया। इसके कारण अयोध्या में के आजू बाजू के एरिया में बीजेपी की सीट कम हुई। पर बाद में जब जागृति आ गई और बटेंगे तो कटेंगे ये नारा जो योगी जी ने दिया, उसके कारण वापिस ध्रुवीकरण हो गया हिंदुओं का, और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण जो अखिलेश यादव करना चाहते थे वो नहीं हुआ। तो ये पूरी एक एनालिसिस है, इसमें और कोई बात नहीं है। पर मुझे एक लगता है कि अभी हमारे देश के अंदर ये जितना तुष्टीकरण का राजकारण है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी हमारे मुसलमान भाइयों को भी पता चला है, दिल्ली में भी उन्होंने, उनके इमाम के हेड ने वगैरह ने, लोगों ने भी बीजेपी को खुले आकर के वोट दिया है और ऐलान भी किया है, फतवा भी निकाला है कि बीजेपी को हमको वोट करना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि अभी लोगों को कलह नहीं चाहिए। अभी मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, पर हम सबको मिलकर के हिंदुस्तान में विकास देखना है। और हमारी जो नई जनरेशन आ रही है ना, उनके लिए हमको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट खड़ा करना है, इन्फ्लेशन के सामने फाइट करना है, हमारे डॉलर को मजबूत करना है। और मोदी जी के जैसे नेतृत्व के अंदर ये देश का विकास होगा। और मोदी जी मेरे हिसाब से बहुत बैलेंसिंग पर्सनालिटी है। वो कभी भी इस देश को हिंदू मुसलमान के रायट करके बंटवारा नहीं करते। उसका आप देखिए कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में वो जितनी टर्म वहां रहे, और आज तक भी, आज हमारे गुजरात के अंदर एक भी हिंदू मुसलमान का रायट नहीं हुआ। इसका मतलब
कि मोदी जी ऑलवेज वांट्स टू बैलेंस द हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ भारत इंडिया। जी, तो ये हमारा कारण है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपने दिल्ली की बात करी सर, दिल्ली में सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि दिल्ली में आदरणीय सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी, जो अभी तक वेलफेयर स्टेट की राजनीति को लेकर के चल रहे थे, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कोई 2 या 2.5 साल पहले प्रॉमिस किया था कि भाई 1000 रुपए आएंगे बीपीएल फैमिलीज की महिलाओं के लिए। तकरीबन 1000 रुपए हर एक के बैंक में आएंगे। अभी 3 साल हो गए, नहीं दिए। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देकर के और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देकर के कि किस प्रकार महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लाड़की बहन योजना तहत इकट्ठे 6-6 महीने का जो अमाउंट, 5 महीने का जो अकाउंट है, 7,500 रुपए हर एक के अकाउंट के अंदर डाल दिए। इसको लेकर के बहुत बड़ा फर्क पड़ा सर, जहां तक के आम आदमी पार्टी का सवाल है। तो जो प्रदीप भाई आपसे सवाल पूछ रहे थे कि कहने का मतलब यह हुआ कि अब चुनाव जीतने का एक टेम्पलेट सेट हो गया है कि आप जो हैं इतना पैसा पहले दे दीजिए और उसके बाद आगे और दे दीजिए। मतलब आप वोट खरीद रहे हैं ना सर, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। मुकेश गांधी साहब, नहीं, आपकी राजीव जी आपकी बात सही है, क्योंकि क्या है कि जिस तरह से लोकसभा में जी यूपी गवर्नमेंट का हमारा जिस तरह से थोड़ा कमजोर हो गए थे और वापस अभी विधानसभा की इलेक्शन में जीत के आने का है, गवर्नमेंट बनानी है, तो लोगों को थोड़ी लॉलीपॉप तो देनी ही पड़ती है और वो इन्होंने दी है। पर आज इलेक्शन होने के बाद में, जीत के होने के बाद में भी ये सारी रेवड़ी लोगों को मिलती रहेगी। और बीजेपी ने जो दिल्ली में जो जिस तरह से अपनी सारी रेवड़ी लोगों को बांटी है, वो रेवड़ी भी वो इंप्लीमेंट करेंगे और लोगों के बुक तक ले जाएंगे। पूरे हम लोग चाहते हैं पूरे देश में ऐसा हो जाए, दिल्ली मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, पेशकर साहब पूरे दिल्ली पूरे देश में हो जाए तो इट विल बी अ सोशलिस्ट स्टेट, है ना। हर व्यक्ति गरीब। सर ये एक बार एक दौर चला है, अब ये दौर अभी दिल्ली के बाद में बंद हो जाएगा। दिल्ली के बाद बंद हो जाएगा। अलग टाइप का कैसे जीतोगे चुनाव सर? फिर चुनाव नहीं जीतते सर। भी अलग टाइप का, बंगाल में सर आपने लोगों के मुंह में खून लगा दिया है। अब कोई वोट नहीं देगा बिना पैसे के, याद रख लीजिए। और तो और छोड़िए, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। पीपल आर वेटिंग, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स आर वेटिंग फॉर देयर 8,500 रुपीज विच योर गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड। 8,500 रुपए आपने उनको प्रॉमिस किए 1.5 साल के लिए। अरे सर, सबकी लॉटरी लग गई है। आपको मालूम है 19 या 20 साल का लड़का, उसको 8,500 रुपए या 10,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, वो नौकरी क्यों ढूंढेगा सर? प्रदीप पेशकर साहब, सही बात है। प्रदीप पेशकर साहब, आप बताएं, डू यू थिंक दैट्स फेयर? I mean, what is the kind of generation, what is the kind of new generation that we are raising? हमारी अगली पीढ़ी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं सर? 10,000 रुपए आप देंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस? बोलिए सर, प्रदीप पेशकर साहब। यही दिक्कत है। हम लोगों के सामने एक आधी योजना अगर है, वो किस प्रकार से लेके जाते हैं। लाड़की बहन योजना, ये हर एक महिला को रेवड़ी बाटी ऐसी नहीं है। जिनको इस पैसे की जरूरत है, आप बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखेंगे कि अब महिलाओं के व्यवसाय के लिए वो काम में आ गई, किसी बच्चे के उपचार के लिए काम में आ गई, किसी को पढ़ाई लिखाई में एग्जाम फी भरने के लिए काम में आ गई। जिनको जरूरत है उनको देना, ये रेवड़ी बोलना ये उचित नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, आपने जो युवाओं की बात की, वो अर्न एंड लर्न या अप्रेंटिस स्कीम है, उनको काम करना पड़ेगा। उनको काम देने की व्यवस्था अगर उद्योग में है लेकिन पैसा नहीं है तो पैसा सरकार देगी। इस प्रकार की हम ऐसे घर बैठे उनको पैसा नहीं देने वाले हैं। I hope so. I hope you're right. योजना को सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है सर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब की एक मिनट सर पैसा मिलेगा। पेशकर साहब, वन सेकंड। उनको वो अगर काम करेंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, एक्सपीरियंस है, पेमेंट है, तो उनको आगे जाके करियर में कुछ ना कुछ परमानेंट जॉब मिल सकता है, या तो उनको उनका व्यवसाय करने की सहूलत मिल सकती है। इतना ही उसका मकसद है जी। ये ऐसा गलत तरीके से पेश ना करें तो अच्छा है, मेरे आपको विनती है। अच्छा पेशकर साहब, कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, महाराष्ट्र में बढ़त कैसे हो गया, इतना वोटर्स 5 साल में, पहले लास्ट लोकसभा से अभी तक नहीं बढ़ा, वैसे विधानसभा लोकसभा से विधानसभा तक इतना कैसे बढ़ा। तो कैसे
फडणवीस साहब ने वो गालिब का शायरी दिया कि दांत चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या फडणवीस साहब ने पहले बार शायरी सुना? तो हाउ डू यू सी क्रिटिसिज्म राहुल गांधी जी का और आंसर देवेंद्र फडणवीस जी का? पहले राहुल गांधी जी की बात करेंगे। हाँ, हाँ। राहुल गांधी जी को एक दिन पहले ही पता था कि आज क्या होने वाला है, 7 तारीख को क्या होने वाला है, ये उनको पता था। उनकी इतना जागतिक रिकॉर्ड हुआ है कि जहां भी कांग्रेस लड़ती है उनके नेतृत्व में, वहां हारने वाली है। तो पहले दिन ही उन्होंने कॉन्टेस्ट सेट कर लिया। एक कवर फाइलिंग जो देवेंद्र जी ने कहा है वो कर लिया कि ईवीएम, फिर ईसी कमीशन, फिर ईडी और ये सब जो है, ये सारी चीजें उन्होंने पहले दिन ही बोल दी ताकि उनके प्रवक्ताओं की सहूलियत हो। वो आगे कल क्या बोलना है इसका वो एक क्लास था, ऐसा हम बोल सकते हैं, ताकि पहले ही एडमिट कर ले। और एक नहीं, संजय राउत भी साथ में थे, हमारी दीदी सुप्रिया दीदी भी साथ में थी। तो क्या हुआ, इन सब ने तय कर लिया था कि कल तो हार होने वाली है, तो आज ही पहले कवर फाइलिंग कर लो। तो ये राहुल गांधी जी की तो नई अभी बात सामने आ गई। हर चुनाव में वो ऐसा ही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि हारने के पहले ही बोल देना चाहिए। एक गलत नैरेटिव सेट करने की बात कांग्रेस कर रही है। वो इंडिया अलायंस के हर जो साथी है वो इसी पे ही टिका हुआ है। आज देखिए, कल तक या पहले एक हफ्ते तक केजरीवाल जी भी ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे या इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन आज जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने मैच्योरिटी के साथ में वो हार एक्सेप्ट की और बोला कंस्ट्रक्टिव हम विरोधक का काम करेंगे। right. उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कुछ नहीं बोला है। जो सच है वो अच्छा ही बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी का तो आदत हो गई और उनके नेतृत्व में पूरे इंडिया अलायंस यही कर रही है कि सब व्यवस्था पे सवाल उठाओ, समाज मन में एक दुविधा पैदा कर लो और जितना हमें बटोर ले सकते हैं उतना बटोर लो। लेकिन जनता अभी सावधान हो गई है। जनता उनको पाले में कुछ नहीं डालने वाली है और उनको ऐसे ही प्रचार करते रहना। साहब एक सवाल पूछूं छोटा सा। अभी अभी पूजा मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट एक रेज किया, बहुत बढ़िया पॉइंट। उन्होंने ये कहा कि अब देखिए साहब, बहुत बड़ी चीज, एक्चुअली बहुत बड़ी चीज, छोटा पॉइंट नहीं है। पूजा मिश्रा जी जरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में अब आपकी सरकार है, दोनों सरकार आपकी है, सेंटर भी आपके पास है, स्टेट भी आपके पास है और उत्तर प्रदेश भी आपके पास है। तो यमुना जी जो हैं वो हरियाणा से निकलती हैं, यमुनोत्री से होते हुए हरियाणा से आती हैं, दिल्ली में एंटर होती हैं। वो जो क्या है, हथनी कुंड से लेकर के उसके बाद वो जो यमुना बराज है वहाँ पे, उसके बाद दिल्ली में आती हैं, फिर दिल्ली से आकर के फिर इट गोज टुवर्ड्स मथुरा, वृंदावन वगैरह, पूरा का पूरा एरिया कवर होता है। और आपने अब ये प्रॉमिस किया है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी, कि यमुना जी की साफ सफाई वो नहीं कर सके। 10 साल तक पावर में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी यमुना जी के बारे में कुछ नहीं कर पाए। सीधी बात है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई होप यू विल एक्चुअली डू समथिंग कि यमुना जी की वास्तविकता में सफाई होगी, वास्तविकता में जैसे रिवर का एक फ्लो होना चाहिए वो होगा। और दूसरी चीज, एक और चीज, पूरी बात सुन ले। गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल पड़ा हुआ है, बहुत पहले का है, मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त का है, उसको दोबारा रिवाइव किया गया। दीज डेज दैट जेंटलमैन इज नॉट योर फेवरेट पर्सन, आपके फेवरेट एमपी नहीं है। आप लोग उनका नाम सुनते आज की तारीख में आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आती है। एक जमाने में आप सब लोगों के बहुत चहेते हुआ करते थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने फिर दोबारा उसको रेज किया था कि गंगा जी जो हैं और यमुना जी जो हैं और हमारी बाकी जो नदियां, जैसे महाराष्ट्र में गोदावरी है, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक अ गॉडेस, लाइक अ पर्सन। ये पूरा मंदिर होना चाहिए। ये पूरा जो रिवर का जो पूरा फ्लो है, गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल तक, यानी गंगा सागर तक, दैट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पर गंगा जी हैं। वो प्रपोजल अभी तक पड़ा हुआ है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मेरा ये मानना है सर, जब तक आप वो कुछ नहीं करेंगे, सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं मानता हूं। आप बताएं सर, पेश कर। आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात। बोलिए पेशवर साहब, बोलिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें यमुना नदी हो या गंगा नदी हो, इसका स्वच्छता अभियान के लिए नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, अलग से मंत्रालय भी बना है, लेकिन
ये बिल्कुल चिंता का विषय है। ये बिल्कुल सब लोगों ने लास्ट डिबेट में ही हमने जल सुधार के बारे में या स्वच्छता के बारे में हमने बात की थी। हमने राजेंद्र सिंह जी का जिक्र भी किया था जी। नासिक के बारे में जब बात हो रही थी तब। तो ये चीज ऐसी है कि 7,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पिछले कई सालों में दिया है यमुना स्वच्छता के लिए। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी ये नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए और वो हो गया। ऐसा नहीं है कि एक समझो एक पावर प्लांट लगा दिया और पावर बन गई। तो इसमें ऐसा है कि समाज ने भी उतना ही सीरियसली उसके लिए लेना चाहिए। उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? तो समाज के सारे स्टेक होल्डर्स तो है ही, लेकिन जो नगर परिषद है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, वो भी उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार करेगी तो ये हो जाएगा। पूरे समाज में उसमें ध्यान देने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति का संबंध है। सरकार को दोष देना बिल्कुल आसान है। हमारे दीदी यहाँ कह रही है कि वो करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। ये अभी टारगेट पे लेकर यमुना जी की स्वच्छता का काम अभी सरकार करेगी। और जैसे पिछली बार आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी सर, पिछली बार आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी प्रदीप पेशकर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट कर दी, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए, यमुना जी को तो देख लेंगे, बीजेपी वाले देख लेंगे, आपके जितने भी कलीग्स हैं, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, उत्तर प्रदेश वाले, सब देख लेंगे। गंगा जी को भी देख लेंगे सर। वो देवभूमि के अंदर पैदा हुए हैं, हम तो सर महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। मतलब मैं तो दिल्ली वाला हूं, वैसे दिल्ली से ले आकर के मैं बस गया हूं महाराष्ट्र में सर। तो मुंबई की 4 नदियों का क्या होगा? सारे नाले हमारे ऑफिस के बाहर बहती है सर, बीकेसी में मिट्टी नदी। पूजा मिश्रा जी, आपको हैरानगी होगी, आश्चर्य होगा, ये मिट्टी नदी जो थी, इसका पानी जेन्युइनली मीठा था 15 के 20 साल पहले। When did we do that program, प्रदीप जी? At Filterpara? Yes. वो लोग, वहां के लोग बताते हैं कि 20 साल पहले हम इस पानी को इस्तेमाल करके वी कुड कुक, खाना बनाया करते थे हम लोग। सर आज की तारीख में इट्स अ सुअर, इट्स एन ओपन सुअर। मेरा ये कहना है, इसको तो ठीक कर सकते हैं सर। 74,000 करोड़ का, 74,343 करोड़ का आपका सिर्फ बीएमसी का बजट है इस बार सर, 74,000 करोड़। सो आई एम श्योर यू कैन डू इट। व्हाई आरंट यू डूइंग इट सर? पेशकर साहब। सर एक्चुअली अभी उसके बारे में तो बात होगी जरूर। बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल डिबेट करने के बजाय इसमें सच्चाई में अगर जाएंगे तो जो शहरीकरण हुआ है जी, उसके सब कंक्रीट का जंगल हुआ है। सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं रहता है, वहां सारी पॉपुलेशन बढ़ती है और बड़े हुए सर एनक्रोचमेंट है जंगल की वजह से ये सारा चीज हुआ है सर। एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट। सारे ऑयल मिक्सिंग कंपनीज हैं यहाँ। बट मोदी साहब ने यहाँ पर एसडब्ल्यूपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बहुत बजट भी करके गया है, बट ओनली द नीड टू इम्प्लीमेंट इट इन अ बिग फास्टर पेस। अब ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा महाराष्ट्र थामणार नहीं, वी होप इट हैपेंस। प्रदीप जी, आपने सवाल पूछा। अभी देवेंद्र जी ने उसके बारे में भी बोला है कि बीएमसी अभी भाजपा के हाथ में आएगी और पूरी तरीके से उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एसटीपी जल्दी हो जाएगा तो एटलीस्ट सब 4 रिवर्सल प्रोवाइड। आई वांट टू कम टू कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जोरकर साहब, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने लिया, पेशकर साहब ने आलोचना किया, राहुल गांधी जी के साथ सुप्रिया सुले, वी एक्सेप्ट शी इज अ जेन्युइनली टॉप लीडर, बट संजय राउत जी को लेके बैठ गए। या तो उद्धव जी साथ में आते या आदित्य ठाकरे जी। नाउ इज द अलायंस एवरीथिंग ओके इन द अलायंस? बिकॉज अगर राहुल गांधी जी इज अ नेशनल लीडर, उनके साथ आप संजय राउत जी को बैठ के, और कांग्रेस बीजेपी हंस रहे, पेशकर साहब भी हंस रहे उधर से, तो वो पूरा जो सीरियसनेस है वो चला गया। यू नो द एंटायर, व्हाई वाज उद्धव ठाकरे जी नॉट देयर? व्हाई वाज आदित्य ठाकरे? सुप्रिया सुले जी वाज देयर। सो इज द एवरीथिंग all right within the alliance, India alliance? जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहा कि alliance में ये लफड़ा है, Congress is behaving in a different manner, that's why we are losing. How do you see that? Why did that happen? Why didn't Aditya Thackeray, Uddhav Thackeray come there to have more seriousness about his allegations? सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुई और उस समय दिल्ली में ये लोग मौजूद थे, तो उन लोग के साथ ये काम हुआ। तो आप ये मान अपमान का, ईगो का प्रश्न न देखते हुए उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसका महत्व ज्यादा है। जो चीज हमने इलेक्शन कमीशन के पास हम जो चीज मांग रहे उसके जवाब फडणवीस जी को देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने फडणवीस जी के पास कोई सवाल किया नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन के पास
हम जी। गए हैं, इलेक्शन कमीशन हमको जवाब नहीं देता, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता, इसके लिए हम लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है, इनको 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, वो एक बात होने वाली है। तो जब भी उसका जवाब मिलेगा तो वो जवाब भी आपके सामने आ जाएगा। उसके जी। साथ साथ आपने बोला कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जो दिल्ली के इलेक्शन में चुनाव में हम लोग गए, उस समय भी हमने वहां अलायंस की बात की थी, लेकिन उन्होंने अपने ईगो के कारण, केजरीवाल जी ने बिल्कुल वो चीज मानी नहीं। इसके लिए कांग्रेस को अपने अलग से लड़ना पड़ा। तो ये केजरीवाल जी गुजरात, गोवा और हरियाणा में जिस प्रकार से भाजपा की बी टीम बन के गए थे और वहां जो कांग्रेस का नुकसान हुआ, उसके लिए हमने आज तक कोई कंप्लेंट इंडिया अलायंस में सबके सामने कोई हमारा दुख दर्द हमने शेयर नहीं किया, हमने कोई बताया नहीं, किसी पे आरोप हमने नहीं किया। हम यही चाहते हैं कि सब मिलकर लड़े, सब साथ में जाए और बीजेपी को हराने के लिए सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। उसके सिवा काम ये होने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने और चुनाव आयोग इनको लेके जब तक ये पूरे तंत्र का दुरुपयोग करके ये लड़ेंगे, जब तक इनको हराना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो केजरीवाल जी के बारे में कहा, सर वो जरा बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कुछ जरा ज्यादा हद पार कर गया। उन्होंने कहा कि दोनों झूठे हैं, यानी नरेंद्र मोदी भी और अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ है वो सामने सामने आ जाता है, अरविंद केजरीवाल जी का जो झूठ है वो सामने नहीं आता है, वो बाद में मालूम पड़ता है। ऐसा राहुल गांधी जी ने बोला है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। सर ये क्या है? सर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय पे आपको याद होगा इन लोगों ने जो कहा था कि हम लोग गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट से हम लोग उनका घर नहीं लेंगे, हम लोग अपने घर में रह के राजनीति करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जितने भी घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं उन्होंने बिल्कुल उसका पालन नहीं किया। उसका घर जो है शीश महल में परिवर्तित हो गया, शराब का घोटाला हो गया, वहां और शराब घोटाले की कंप्लेंट आपने करी, कांग्रेस ने कंप्लेंट करी, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को और संजय सिंह जी को इतनी देर जेल में जाना पड़ा, which is also true. Now the point is, now I want to ask Pooja Mishra ji. Pooja Mishra ji, अखिलेश यादव जी ऑफिशियली क्लियर कट आलोचना किया कांग्रेस का। उन्होंने कहा कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल दिल्ली लॉस ऑफ आम आदमी पार्टी। तो राहुल गांधी जी पर डायरेक्ट अटैक है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर डायरेक्ट अटैक है। उधर उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि सेम थिंग अलायंस विद टीएमसी, शी सेइंग ममता दीदी कुछ। तो अलायंस क्या इज इंटैक्ट because Akhilesh Yadav ji has a very monumental strength where the alliance is concerned after the Congress. तो जब वो ही अटैक कर रहा है कांग्रेस को, तो how will the alliance go, आगे कैसे बढ़ेगा? How it's going to move ahead? नहीं, कांग्रेस के ऊपर अटैक नहीं कहा जा सकता है। आप इसको देख रहे हैं कांग्रेस के ऊपर अटैक है, पर ये फैक्चुअल बात है। समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं, ये उनके साथ में मुझे पर्सनली भी बड़ा सही लगता है कि कम से कम मुखर होकर के वोकल हैं और बातों को बिल्कुल क्लियर रखते हैं। कांग्रेस को देखा जाए तो जब हरियाणा का चुनाव परिणाम आया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साफ तरीके से अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ था कि अगर आप हरियाणा में चुनाव हार रहे हैं, इतनी जो है सहूलियत के बाद में, इतने समर्थन के बाद में, तो इसका आशय है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। यहाँ पे अब स्पेस है कि हम कुछ चीजों को बदलें और इंडिया ब्लॉक को और मजबूत करें, चाहे नेतृत्व पर डिस्कशन किया जाए, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी दिल्ली इलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है, या तो कांग्रेस जो है बिल्कुल साथ में लड़ लेती, या फिर अगर जो है अलग लड़ रही थी तो वहां से कुछ परफॉर्मेंस भी निकल करके चला आता। आप अगर उठा करके देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज में आम आदमी पार्टी, भाजपा जो एनडीए गठबंधन है, उसे बहुत पीछे नहीं है। और वहीं पे अगर आप कांग्रेस का वोट परसेंटेज उठा करके देखेंगे तो आई थिंक इट्स अप्रोक्स 6.5 और नियर अबाउट 7%। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस जो है वहां पे परफॉर्म करने की बजाय रादर वो जो है नुकसान करने का कार्य ज्यादा किया हुआ है। तो वो तो फैक्चुअल बात है, और समाजवादी पार्टी फैक्चुअल बात को ही कह रही है। जब तक जो है हम फैक्चुअल बातों को कहेंगे नहीं, घटक दल कहेंगे नहीं, तो फिर तब तक उस पर डिस्कशन कैसे होगा और उस पर जो है निदारण कैसे किया जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पर फॉलो अप विद दिस, कांग्रेस आपको रिटेलिएट किया है। कांग्रेस हैज रिटेलिएटेड सेइंग दैट लुक एट द यूपी हाउ वी सफर्ड। We suffered in UP in Lok Sabha because of the hostile attitude of Akhilesh Yadav ji. सीट शेयरिंग में कांग्रेस को दबाया गया, कम सीट दिए गए, एंड दैट इज उनको प्रेशराइज कर रहे कि कहां अलायंस। तो बोथ साइड्स में एक दूसरे पे आलोचना हो रहा है। कांग्रेस ने यस, तो आप ऐसे देखोगे अगर जो है समाजवादी पार्टी पे
एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में, तो आपके पास में कितनी सीटें थी लोकसभा चुनाव में जो है, और आप अभी 6 सीटों पे है, बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के नहीं है। और आप अगर उठा करके देखेंगे तो अगर भाजपा की सीट को किसी ने कम करने का कार्य किया, किसी ने भाजपा को इस कगार पे ला करके खड़ा किया कि वो बैसाखी का सहारा लेकर के सरकार बनाए, तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने अकेले देखा जाए तो 80 सीट में, अगर अलायंस के साथ में 43 सीटें जीती, जहां पे आपका एक, और जो है ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि कुछ प्रत्याशी तो हमारे ही थे। अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ परंपरागत सीटें हमारी थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई, और हमारे परंपरागत प्रत्याशी ही लड़े और वो जाकर के सदन में बैठे और कांग्रेस का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी ने जो है कॉपरेट नहीं किया, समाजवादी पार्टी जो है साथ में नहीं रही, हमें कम सीटें दी, हमने जितनी भी सीटें दी एक वाजिब सीटें दी। आपको जानकारी, अगर हम लोग डिस्कशन हुआ करता था तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे कांग्रेस को जो है ज्यादा सीटें दे दी। हम लोग कहते हैं शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन निकल करके आया हुआ है, जितना वाजिब लगा होगा, जो सही लगा होगा, वो जो है देने का कार्य किया गया। और सब कह रहे थे, कई सारे जो है राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है बहुत स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं देनी चाहिए। पर उसके बावजूद भी हमारा था कि नहीं, हम जो है गठबंधन धर्म निभाएंगे, और अगर हमारा गठबंधन धर्म इससे निभता है कि हमें 2 सीटें और एक्स्ट्रा देनी पड़ जाए तो हम 2 सीटें और एक्स्ट्रा देंगे। और हम फिर भी ये गठबंधन धर्म महाराष्ट्र में भी निभा रहे थे कि अगर जो है आप, हम 12 सीट मांग रहे हैं, आप हमें 8 भी दे दीजिए तो भी हम जो है राजी हो जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। पर जो है वहां पे महायुति ने जो है वहां पे जो है कांग्रेस ने बिल्कुल सीटें देने में राजी नहीं, 2 सीटें देती रहे। उसके बावजूद भी हमने कम सीटों पे चुनाव लड़ा। चाहते तो हम 20 सीटों पे लड़ते। हमारा जो संगठन था महाराष्ट्र का, हमारा संगठन कह रहा था कि हम 22 सीटों पे लड़ना चाहते हैं और हम तैयार हैं 22 सीटों पे लड़ने के लिए। पर उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह डिसीजन लिया कि नहीं, हम उन सीटों पे नहीं लड़ेंगे जिससे जो है हमारे घटक दलों को या इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं उनको नुकसान पहुंचे। हम उन्हीं सीटों पे लड़ेंगे जहां पे हमारा संगठन मजबूत है, हम मजबूती के साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखा जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी जो गठबंधन धर्म है, उस गठबंधन धर्म को जो है निभाती चली आ रही थी। तो पूजा मिश्रा जी ये बताएं, अभी अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें आपके जैसे अभी अभी आपने बताया यू गॉट 43 सीट्स, 43 सीटें आई हैं आपकी, 43 आउट ऑफ 80। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं ना, उसमें 43 सीटें आपको आई। और उसके बाद अभी बाई इलेक्शंस हुई असेंबली की, उसमें भी जो परफॉर्मेंस, जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो लोकसभा का चुनाव था वो तकरीबन रिपीट होगा, वो नहीं हुआ। और अब ये मिल्कीपुर की बात आ गई। तो क्या वो जो वेव चली थी, जैसा प्रदीप जी ने आपसे पूछा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का जो आपका फॉर्मूला है, क्या वो अब काम नहीं कर रहा? पूजा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2024 का जैसे ही परिणाम आया है तो वैसे ही ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लगा कि ये तो मेरी कमजोरी को दर्शा रहा है, मैं जनता के बीच में नहीं हूँ। उन्होंने जिस तरीके से सरकारी जो है तंत्र का इस्तेमाल करना चालू किया, हम जानते हैं, हम लोग ग्राउंड पे रहे हुए हैं। अगर आप जरा सा वोकल हुए, आपके ऊपर में FIR दर्ज हो गए। अगर आप वोकल हो रखे हुए तो ढूंढा जाएगा कि आपके भाई बंधु कौन है, आपके माता पिता कौन है, हम उन पे जाकर के कार्रवाई करेंगे। अगर जो है कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है तो बुलडोजर उसके घर पे चला गया हुआ है। इस तरीके से कार्य किया गया हुआ, जो लगातार जो प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके जो वोकल कार्यकर्ता आए थे उनको दबाने का कार्य किया गया हुआ है। हम बिल्कुल इस चीज को फेस करके आए हुए हैं। अगर आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपके घर पे नोटिस भिजवा दी गई हुई है, कारण कुछ और ढूंढ लिया जाएगा। तो यहाँ से आप लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डीमोरलाइज करने के लिए प्रशासनिक अमले का गलत इस्तेमाल करते हुए चुनाव लड़ते, और ये हमें पता था कि तो ये तो चलेगा ही ना मैम, जो आप बोल रही हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जो है अगेंस्ट में खड़ा हो गया हुआ है और हम उसी के तहत कार्य कर रहे थे कि हम लड़ रहे हैं सरकारी तंत्र के अगेंस्ट में। तो पूजा जी आप ये बताइए, यही काम अभी जो चुनाव होने वाला है बीजेपी के सामने, असेंबली का जो चुनाव होने वाला है मैम, उसमें तो और भी ज्यादा हो जाएगा, ये इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जब जो आप कह रहे हैं ना 403 सीटों पे चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, बाई इलेक्शन में जो है कार्यकर्ता को भी पता होता है, जिसको प्रताड़ित किया जाता है उसको पता होता है कि भाई 2 साल इनकी ही सरकार रहेगी, हमें और प्रताड़ित किया जाएगा। पर जब आ जाता है विधानसभा का चुनाव तो उनको पता होता है कि ये ही जो है जान लगा डालो, अगर सरकार बदल गई
तो जो है हम अपने जो है पावर में आ जाएंगे और हमारे साथ में जाति नहीं की जाएगी। और जनता को भी पता होता है, बाय इलेक्शन में जनता को भी पता होता है, पता चला कि जो है हम अभी सरकार के अगेंस्ट में वोट कर दें, ये भय व्याप्त तो होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है कि अगर हम जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर ले गए और जो है ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर पड़ गया सरकार का कि अरे आप सीट नहीं निकलवा पाए, तो फिर जो है जनता को परेशान किया जाएगा, जनता के कार्य नहीं किए जाएंगे, एप्लीकेशन भेजे जाएंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे। इस खौफ में बाई इलेक्शन डिफरेंट हो जाता है। पर वहीं पे अगर विधानसभा चुनाव आ जाता है तो उनको पता होता है कि यहाँ पे अगर हम वोट करते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से वोट करते हैं, एक बार लड़ लेते हैं पूरे बलबूते के साथ में, तो परिवर्तन आ जाएगा। और जो है ये परिवर्तन करने के लिए ये वाकई में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो लड़ते हैं। तो 2022 और 2027 और जो बाई इलेक्शन है, आप इसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत डिफरेंट है। एक में गवर्नमेंट नहीं बदलती और दूसरे में पूरी गवर्नमेंट। पेशकर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? पेशकर साहब, हाँ, जो अभी पूजा मिश्रा जी ने बोला, बहुत पते की बात बोली। ये बात ठीक है कि आप जो हैं दिल्ली जीत गए हैं, दिल्ली फतह कर ली सर आपने। 27-28 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहां पे, क्या बात है सर। सुषमा स्वराज जी वॉज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, नाउ वील हैव अ न्यू चीफ मिनिस्टर। लेकिन सर जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो लेस देन 2.5% है, इट इज 2.2% between the Aam Aadmi Party and the BJP. BJP has got about 47 point something, 47.7, and the Aam Aadmi Party has got 45.5%. ये है डिफरेंस, दैट्स इट। अब आप बोलें सर, पेशकर साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही है कि आखिर इलेक्शन में जीत होती है, वो 0.1% से हो या 2% से हो, लेकिन जनता ने ये माना है कि मोदी जी की नीतियों पर अभी चलना जरूरी है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वोट पर पहले तो हम हार गए थे पिछले 2 इलेक्शन में जी, तो ये भी हमने मान लिया। अभी हम लोग 2% 2.5% ज्यादा लेकर जीत गए हैं। अभी आगे देखिए, वो अभी 25 साल आगे बीजेपी वहां से उतरने वाले नहीं है, ये इतना तो मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूं। पेशकर साहब, अभी जो पेशकर साहब, आई वांट टू नो, बिकॉज 4 दिन पहले खड़गे साहब ने आरएसएस को अटैक किया, 2 दिन पहले राहुल गांधी जी फिर आरएसएस को अटैक कर दिया। आरएसएस में चीफ मोहन भागवत जी ने एक के बाद एक अच्छे स्टेटमेंट दे रहे, सबको यूनाइट होना चाहिए, नौजवानों को वाइब्रेंट जो अलग अलग कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन, सबको एक साथ लेके चल के विकसित भारत की ओर चलना। अभी उन्होंने कहा कि कास्ट जो वर्ण सिस्टम है उस पर बिलीव नहीं करते, वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट, वी डोंट बिलीव। बट इन स्पाइट ऑफ द खड़गे साहब, राहुल गांधी जी बैन आरएसएस, आर नो रीजंस टू बैन आरएसएस, आरएसएस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग द हिस्ट्री, इतिहास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट एवरी सेकंड डे? कांग्रेस की पूरी राजनीति हम पिछले 50 सालों में देखा जाए तो आरएसएस के विरोध में ही चली है। अभी आप देखिए, हर एक इलेक्शन के उनके स्पीच में राहुल जी कभी बीजेपी का नाम पहले नहीं लेते, वो बीजेपी आरएसएस नहीं बोलते, वो आरएसएस बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं। तो उनको राष्ट्रवाद की पड़ी नहीं है, वो चाइना के प्यार में ज्यादा डूब गए हैं। वो जो विदेश में जाकर भारत वर्ष का अपमान करता है, उससे और क्या बात अपेक्षा की जा सकती है? राहुल गांधी या खड़गे जी या कांग्रेस से कोई अपेक्षा आरएसएस वाले करेंगे नहीं। राष्ट्रवाद का संगठन है, चरित्र निर्माण का काम आरएसएस करता है, ये इन्हें पसंद नहीं है, ये कांग्रेस वालों को पसंद नहीं है। आज घर घर में आरएसएस के बारे में अच्छाई दिखाई दे रही है, तो इनके पेट में अभी दर्द हो रहा है कि अगले साल में भी कुछ अपने बारे में पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, इसकी चिंता होने लगी है। 2-3 चीजें राहुल गांधी या कांग्रेस की अभी सामने आती है हमेशा, आरएसएस की निंदा करो, आरएसएस के बारे में भ्रम फैलाओ, आरएसएस के बारे में भगवा आतंकवाद जैसा शब्द इस्तेमाल करो। ये जो सारी चीजें है ना, उसका जवाब जनता ने उनको दे दिया है। एक बात तो वो हो गई। और इंडिया अलायंस की काफी उनके जो साथीदार है वो भी फिर उसके आगे उनके टाइम पे भी चलते हैं। तो आरएसएस को कोसने में कुछ उनका, बट कांग्रेचुलेशंस टू यू सर प्रदीप पेशकर साहब, तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। प्रदीप पेशकर साहब, कांग्रेचुलेशंस टू यू, आप जीत गए, आपने दिल्ली फतह की, आपने मिल्कीपुर को जीत गए आप, जहां पर सबको उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। और यहां पर मैं ये बात बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं होती
कि दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। आज तक मेरी जो भी इलेक्शन की प्रेडिक्शन गई है बिल्कुल दुरुस्त गई है, 100% ठीक गई है। लोकसभा इलेक्शन में आपने यानी बीजेपी ने मेरे खिलाफ साजिश करी, आप सिर्फ 240 सीट लेकर के आए, मैंने कहा था 300 प्लस लेकर के आएंगे। आपने जान करके मुझको गलत करने के लिए आप सिर्फ 240 लेकर के आए, और आज मुझे पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो खींच लेगी यार, मतलब 36-38 तक तो आ ही जाएगी, क्योंकि 36 इज द मेजॉरिटी। आई डिडंट रियलाइज दैट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड वाज सो बैड। In fact, the situation on the ground is terrible. So we'll have to wait and see what Mr. Arvind Kejriwal does. At the moment, of course, he is behaved in a very matured manner. बड़े संयम से, बड़े बैलेंस के साथ उन्होंने जो आज स्टेटमेंट दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ इसी संयम के साथ वो आगे बढ़ेंगे, वरना खबर तो ये भी आ रही है कि आपका ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया पंजाब में भी। रवनीत सिंह बिट्टू साहब आपके पास आ गए हैं और वो भगवंत सिंह मान के खास हैं, और बहुत जल्द हो सकता है, ये भी खबर आ रही है, हो सकता है भगवंत मान साहब भी आ जाएं बीजेपी में, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। आई वोंट आस्क यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। पूजा मिश्रा जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू आर, आई मीन, योर नॉलेज इज फैंटास्टिक, और आप जिस इंसाइटफुल तरीके से आप जवाब देती हैं, जबरदस्त। थैंक यू, very articulate. really wonderful talking to you, मैम। मैं भी You are excellent. अप्रिशिएट करता हूँ, गुड एनालिसिस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। मुकेश गांधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुकेश गांधी साहब, इसके बावजूद कि वो एनसीपी में हैं, वो बीजेपी की ज्यादा बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप भी वेरी शॉर्टली यू विल जॉइन द स्टाफ ऑफ नरेंद्र मोदी। और प्रदीप पेशकर साहब, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद। That was nice. It is fantastic. That was really nice. Dhananjay Junakar Sahab, of course, left. He's a habit of leaving him 2 minutes earlier. Somehow he knows the show is coming to an end. And he didn't have very much to say. I mean, what can he say? Zero के पर क्या बात करेंगे आप? Correct. वैसे एक गाना भी है माशाल्लाह उसका, मनोज कुमार साहब का, पूर्व और पश्चिम का, अगर जीरो नहीं बनाया होता तो चांद की दूरी कैसे पता लगती, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन ये इलेक्शन में नहीं चलता साहब। दिस इज द थर्ड जीरो फॉर द कांग्रेस, एंड द कांग्रेस यूज्ड टू रूल दिल्ली। प्रदीप जी, कांग्रेस जो थी उनकी हुकूमत चली है 15 साल, 3 बार इकट्ठे जीत के आई हैं शीला दीक्षित जी, और आज कांग्रेस 0 इन दिल्ली। वेल, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, और वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब। The fastest growing channel in the nation. The fastest growing channel in the nation, Nation Now. It is also called Nation Now. Fastest growing channel in the nation is Nation Now. और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट जरूर भेजें, और देखते रहें नेशन नाउ। We are always objective, we are always very balanced, but we are always on the side of India. हमेशा भारत के साथ, भारत सर्वोपरि है। That's it, that's all we've got for you. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.